Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था चेक्स के बारे में कि चेक को हम फिल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरीके से उसको फिल करें। आज हम समझेंगे ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में कि हम किस तरीके से जो फंड है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास तरीके होते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा है और एक अकाउंट्स का स्टूडेंट्स होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस तरीके से पेमेंट्स जो है वो रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हैं और इन टर्म्स के फुल फॉर्म्स लिखी हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो टर्म्स होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं या आपने सुना भी होगा, आपके घर में यूज़ की जाती होंगी पेमेंट्स करने के लिए, तो उन टर्म्स की फुल फॉर्म क्या होती है और वो क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि एक यूनिक कोड होता है। हमारे काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनकी कि अपनी एक यूपीआई ऐप होती हैं, तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पैसा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम पेमेंट्स कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इस एक यूनिक आईडी होती है एक कस्टमर की, जिससे कि कुछ ही सेकंड्स में पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या, एंड्रॉयड फ़ोन में हम क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके ज़रिए जो है पैसा वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, दूसरा है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपने देखा होगा कि शॉप्स पर या रेस्टोरेंट में कहीं पर भी आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ एक कोड लगा होता है जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, तो ये क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जिस भी बैंक में पैसा जाना है उस बैंक की डिटेल होती है, कस्टमर की आईडी होती है, मतलब कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है वो कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है बैंक के कस्टमर। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने पेमेंट की है तो जिसको भी पेमेंट की है, शॉपकीपर को अगर पेमेंट की है, तो उसके अकाउंट में जो पैसा है वो कुछ ही सेकंड में, जैसे ही हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, वो कस्टमर के पास, वो शॉपकीपर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, क्यूआर कोड को। और ये एक तरीके का मैट्रिक्स बार कोड होता है। क्यूआर कोड जो होता है मैट्रिक्स बार कोड होता है। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोड। ठीक है, 2 डायमेंशनल कोड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने लिखा है आईएमपीएस। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके ज़रिए जो पेमेंट है वो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। यूपीआई जो है या क्यूआर कोड है वो हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आईएमपीएस जो होता है वो इमीडिएट पेमेंट्स होता है। और एनईएफटी क्या है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये तीनों पेमेंट्स जो होती हैं ये होती हैं नेट बैंकिंग के जरिए। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, ऐप के जरिए पेमेंट्स होती हैं, हम क्या करते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और उससे हम पेमेंट कर देते हैं। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जो पेमेंट्स होती हैं ये नेट बैंकिंग के जरिए होती हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है उस बैंक में हमें, उस बैंक की वेबसाइट पर हमें जाना होता है और वहाँ पर जाकर हमें लॉगिन
करना होता है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है, हर कस्टमर का अलग होता है। तो वहाँ पर जब हम ये डालेंगे वेबसाइट पर, तो हमारा जो अकाउंट है वो खुल जाता है, अकाउंट एक्सेस हो जाता है। वहाँ पर हमें क्या करना है, फंड ट्रांसफ़र में हम जाएंगे और वहाँ से पर जाकर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम IMPS के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, NEFT के ज़रिए करना चाहते हैं, या RTGS के ज़रिए करना चाहते हैं। IMPS कुछ ही सेकंड्स में पैसा जो है साथ के साथ पहुँच जाता है। जिसे भी हमें पेमेंट करनी है या हमें रिसीव करनी है, तो जो सामने वाली पार्टी है वो पेमेंट अगर हमें करती है तो हमारे पास कुछ सेकंड्स में पैसा आ जाता है। NEFT में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और आरटीजीएस में भी साथ के साथ पैसा जो है वो चला जाता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, आरटीजीएस में मिनिमम जो हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो होता है 2 लाख का। ठीक है, उससे कम का जो ट्रांसफ़र है वो हम आरटीजीएस के थ्रू नहीं कर सकते। उससे कम का ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, NEFT यूज़ करना होता है। और अगर हमें बहुत जल्दी फंड ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, IMPS। तो ये तीनों जो ट्रांसफ़र्स हैं वो हम किसके ज़रिए करते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए करते हैं। बाकी दूसरा QR कोड के ज़रिए जो हम कर रहे हैं, UPI के ज़रिए करें, वो हम फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं उनके ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने लिखा है IFSC। जब हम नेट बैंकिंग करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, IFSC की ज़रूरत पड़ती है। मतलब IFSC कोड इसको नॉर्मल हम बोलते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके ज़रिए जो होता है पता चलता है जो बैंक है, कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है। तो इसकी डिटेल मैं थोड़ी आपको समझा देती हूँ कि IFSC क्या होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्या फुल फॉर्म है इसकी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC में हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट्स। बैंक कितने डिजिट्स होते हैं, 11 डिजिट्स होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कैसे होता है ये। मान लीजिए 11 डिजिट्स में मैंने ये लिखा है ICIC 000627। ठीक है, शुरू के जो 4 डिजिट्स हैं ये वाले, ये शुरू के 4 डिजिट्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं बैंक, कौन सा बैंक है, बैंक का नाम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिजिट नॉर्मली सब में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हर सब में जितने भी IFSC कोड होंगे, शुरू के जो ये वाले जो 4 डिजिट होते हैं वो हमें बैंक का नाम बताएंगे। ये 0 होता है, तो कितने डिजिट बचे हमारे पास, 6 डिजिट। 6 डिजिट बताते हैं हमें ब्रांच कोड। ये क्या होता है, ब्रांच कोड, कौन सी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बैंक। ठीक है, किस ब्रांच का ये जो IFSC कोड है वो किस ब्रांच का है। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब कि जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो किस बैंक का वो चेक है, किस ब्रांच का है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन पर। हर चेक के ऊपर ये नंबर होता है, कहाँ होता है ये मैं दिखा देती हूँ। मैंने लास्ट क्लास में चेक नंबर बताया था, ये चेक नंबर होता है। इसके आगे ये जो नंबर्स होता है ये क्या होता है, MICR नंबर होता है। MICR नंबर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है कि अब बहुत सारे चेक्स बैंक के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं इस चेक को और इस कोड को रीड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, MICR में 9 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चेक का ये एक चेक का नंबर MICR नंबर लिखा है, तो शुरू के जो ये वाले 3 डिजिट्स होते हैं ये हमें बताते हैं शहर के बारे में।
मतलब मान लीजिए 110 है तो ये क्या बता रहा है कि ये दिल्ली का चेक है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं ये बैंक का कोड होते हैं, किस बैंक का है ये चेक वो बताएगा, और ये 3 डिजिट बताते हैं ब्रांच ऑफ बैंक, ब्रांच ऑफ द बैंक, ठीक है। इतना समझ में आया आपको MISCR क्या होता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें जो कोड यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। जो कंपनीज होती हैं या बैंक होते हैं उनको पीरियडिकली, जैसे पीरियडिकली मतलब हो गया मंथली, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ईयरली कुछ पेमेंट्स करनी होती है, कुछ क्या काफ़ी सारी पेमेंट्स करनी होती हैं। तो वहाँ पर जब बल्क में पेमेंट करनी है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ECS सिस्टम का सहारा लिया जाता है। इस ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ये हमें एक मेथड है, ये एक मेथड है जो हम प्रोवाइड करती है कि हम जो बल्क में हमें पेमेंट्स करनी है और पीरियडिकली करनी है, कि मान लीजिए मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, और कैसे उसको हम इजीली कर सकते हैं, वो एक सर्विस है। तो इसमें हम क्या क्या पे कर सकते हैं, पेमेंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट पे करना है, बैंक हैं वो क्या करते हैं हमारी सेविंग्स पर हमें इंटरेस्ट देते हैं, या जो छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स होती हैं, FD होती हैं, उसका इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आता है, ठीक है। सैलरीज होती हैं, सैलरीज मंथली एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में पेमेंट करते हैं, पेंशन है, इसी तरीके से डिविडेंड होते हैं। तो ये सारी पेमेंट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ECS यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पेपर वर्क भी बचता है, और दूसरा सेफ्टी पर्पस से भी अच्छा होता है, क्योंकि पहले के टाइम पर जब सैलरी होती थी तो क्या किया जाता था, कैश पेमेंट की जाती थी, एम्प्लॉय को कैश पेमेंट की जाती थी। आज के टाइम पर क्या है कि सैलरी जो है जिस भी डेट को आपको सैलरी मिलनी है उस डेट को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, तो रिस्क कम हो जाता है और बहुत ही इजी हो गया है पेमेंट्स करना बल्क में। तो क्योंकि जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको कैश गिनना, देना और उसको फिर लेकर जाना एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो ठीक है, तो ECS के जरिए जो बल्क में पेमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं। इसमें बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में ये चीज़ें समझाई हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि नेट बैंकिंग क्या है, या फिर ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र हम किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।